कोविड-19 कैसा रहा? कोविड कोविड ओके है? कोविड सारी बातें याद है कोविड की? ऐसा लग रहा है कि कोविड से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ सर। ऐसा लग रहा है कोविड अगर बाहर में खा रहा तो उसको पहचान सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है कहीं? ऐसा भी लग रहा है? चलो अपन चलते हैं बादल दोषी खाने के पास। मिस्टर बादल, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सार्स CoV-2 2002 चाइना। सार्स स्टैंड फॉर व्हाट? हर्षदा गायकवाड़। हर्षदा गायकवाड़ माइक ऑन कीजिए। ऑन किया? हर्षदा ओके। हर्षदा मेरे को ये पता है कि हर एक कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपने टोटल NDTL दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का एक सर्टेन परसेंटेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रिजर्व रखती है, जिसे हम NNR कहते हैं, राइट और रॉन्ग? हर्षदा, ओजस दीपन अपने माइक ऑफ कीजिए। ओजस माइक ऑफ करो। ओजस माइक ऑफ कीजिए। हाँ हर्षदा गायकवाड़, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, हर एक कमर्शियल बैंक अपने टोटल NDTL का एक सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रिजर्व रखती है, जिसे हम SLR कहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? हर्षदा गायकवाड़, दादर पानी आ गया क्या? दादर में आवाज नहीं आ रही है मेरी? हाँ काजल चौहान घाटकोपर। काजल पहली क्लास है आपकी? काजल आपकी पहली क्लास है? हाँ मेरा पहला क्लास। ठीक है ओके। चलो उर्वी जादव। सर मेरा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर है, चलो फिर कोरोना के साथ चलते हैं आपके साथ। मेरे को Okay. सिर्फ ये बताइए कि RT-PCR हाँ फुल फॉर्म? रिवर्स हेलो मेरे लिए तो आसमान है, कहीं से हेलो पूछ सकता हूँ। बोलो। हेलो RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेंस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देख के बोल रही हो? बिल्कुल याद है? सही सही याद है? देख के बोला या याद है? याद है। गुड ओके, ऐसे ही याद रखने का, भविष्य उज्जवल रहेगा। कोमल कारणे, मेरा पहला लेक्चर है। अच्छा कोमल आपकी पहली क्लास है, ओके। क्या बनना है? व्हाट्स योर एम? एम क्या है कोमल? माइक ऑन करो, बिंदास बोलो, बात कीजिए। अपने फैकल्टी से नहीं बात कीजिएगा तो फिर क्या समझिएगा, क्या पूछिएगा? उसमें शर्माना नहीं, हिचकिचाना नहीं, लजाना नहीं कि मैं क्या बोलूं, मैं अपना माइक ऑन करूं कि नहीं, मैं जो बोलूंगी बाकी लोग सुनेंगे, सर क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं सोचने का। सीखने के लिए आए हैं, थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी। ओके ऋषभ गुप्ता। ऋषभ यस सर। माइक ही नहीं। ऋषभ कौन सी ब्रांच? दादर। दादर। कितने क्लास से जुड़े हुए हैं हमारे साथ? 2 सर। हाँ 2। लास्ट टू लास्ट क्लास क्या पढ़ाया था? बैंकिंग के। हाँ बैंकिंग में क्या पढ़ाया था वो तो बताइए। बैंक और NBFC का डिफरेंस, OMO, MSF। ओके मुझे ये बताओ कि OMO का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्यों ये मार्केट, इस मार्केट में आप जाके कुछ परचेज कर सकते हैं क्या? सर सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट
सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, मतलब कुछ। वेरी गुड, एक्सेलेंट, ओके, चलिए गुड। ऐसे ही याद रखने की सारी बातें, क्योंकि मैं जब भी जुड़ूंगा तो पहले कुछ रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं अपने एक्चुअल क्लास में आऊंगा। तो स्टूडेंट बहुत स्मार्ट हैं, वो देखते हैं कि सर जैसे ही जुड़ते हैं 5 बजे तो लगभग 5-10 तक कुछ ना कुछ किसी न किसी से पूछते रहते हैं। तो दे आर स्मार्ट इनफ, वो 5:15 में जुड़ते हैं मेरे साथ। तो मैं भी उनसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, क्योंकि मैं तो पहले 10-12 साल पहले आपकी जगह था। तो मैं क्या करता हूँ कि शुरुआत का 5 बजे से लेके 6 बजे तक पढ़ा देता हूँ या 6:30 बजे तक पढ़ाता हूँ, आखिरी का जो समय बच जाता है उससे पूछ लेता हूँ, है ना। तो नो एग्जिट ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे ना पूछ के आप कलीग से पूछ रहा हूँ, आपके फ्रेंड से पूछ रहा हूँ, उन बातों का आंसर सुने। और जो मैं वर्बली आपके साथ फर्स्ट लाइन फैक्ट पूछता हूँ वही आपके क्लर्कल एग्जामिनेशन में आपको देखने पड़ेंगे। यस, फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जामिनेशन एंड फॉर ग्रेड बी आरबीआई एंड ग्रेड ए नावाज आपको थोड़ी सी पढ़ने मेहनत करने की जरूरत है। बट फॉर क्लर्कल एग्जामिनेशन बार बार मैं कहता आया हूँ, बैंकिंग टर्म्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके बिल्कुल फर्स्ट लाइन फैक्ट है। जितनी बात मैं आपसे पूछता हूँ उसमें से आधी की आधी चीजें वैसे ही आपके क्वेश्चन पेपर में आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगी। शुरुआत करेंगे आपकी आज की क्लास, और क्लास का जो मुखड़ा है उस मुखड़े को आप जान लें। क्या है आपकी टॉपिक, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें सीखना है, वो पहले आप जान लें। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। आप जितने भी बैंक देखते हैं अक्रॉस इंडिया, या फिर जितनी भी बैंक आपने मुंबई में देखी या फिर कहीं भी देखी, उन सारे बैंकों को बैंक के एग्जाम के नजरिए से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, आपके पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक क्या होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या है, स्टेट बैंक नेशनलाइज्ड बैंक की कैटेगरी में नहीं आता है, आईपीएस में शामिल नहीं है, डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं, रूरल बैंक क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होते हैं, लीड बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, फॉरेन बैंक क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, न्यू बैंकिंग लाइसेंस जो आपके आईडीएफसी और बंधन बैंक को 2015 में आरबीआई ने दिया है वो क्या है, और अंत में हम खत्म करने से पहले स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक तक की बात करते हुए आपका बैंक आपके द्वार पोस्ट ऑफिस जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशन की बात करते हुए इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश कम से कम 2 लेक्चर में करेंगे। तो आज मैंने पहले ही बताया कि बैंकिंग का क्लासिफिकेशन है। इस बैंकिंग क्लासिफिकेशन में सबसे पहले उस बैंक को आपको जानना है जिस बैंक में आप आसानी से गेट के अंदर जा सकते हैं, कोई आपसे रोकेगा नहीं, कोई आपसे कुछ पूछेगा नहीं, आपके लिए वो बैंक खुली हुई है। उस बैंक को जिस नाम से हम जानते हैं वो नाम है कमर्शियल बैंक। अभी लिखिएगा मत, जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक आप लिखे मत कि जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? तो कमर्शियल बैंक वो होते हैं जिसमें कस्टमर डीलिंग होता है, जो रिटेल बैंकिंग में बिजनेस करती है। अब आप कहेंगे सर कस्टमर डीलिंग तो रूरल बैंक में भी होता है, प्राइवेट बैंक में भी होता है, फॉरेन बैंक में भी होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक में भी होता है, नेशनलाइज्ड बैंक में भी होता है, कोऑपरेटिव बैंक में भी होता है। मतलब तमाम वैसी बैंक जिसमें कस्टमर इंटरेक्शन होता है, जिसमें आप जा सकते हैं, अपने सेविंग और करंट काफा अकाउंट ओपन आसानी से कर सकते हैं, ऑल बैंक कम्स अंडर कमर्शियल बैंक कैटेगरी। तो आप ये कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक कैटेगरी इज द फादर, और इस फादर के नीचे आपके पब्लिक सेक्टर बैंक भी आएंगे, नेशनलाइज्ड बैंक भी आएंगे, तमाम जो भी मैंने हायरार्की बताया वो सारी की सारी बैंक इस बड़े नाम के नीचे आएगी। दूसरी बात, इस कमर्शियल बैंकों के पास एक लिमिटेशन होता है, और यही लिमिटेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लिमिटेशन है, पहली बात तो पहले यही बताए कि द बैंक वेयर यू कैन ओपन योर कासा अकाउंट। कासा अकाउंट का फुल फॉर्म पहले भी मैंने बताया है, दैट इज करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। द बैंक वेयर यू कैन ओपन योर कासा अकाउंट एंड डील इन। किसी का माइक ओपन है, माइक ऑफ करो। किसी का माइक ओपन है, माइक ऑफ करो। रुपेश, रुपेश माइक ऑफ करो। रुपेश, ओके। तो मैंने पहली बात क्या बताई? मैंने पहली बात बताई वैसी बैंक जो डील करती है रिटेल बैंकिंग में, वेयर यू कैन ओपन योर कासा अकाउंट, द बैंक इज नोन एज कमर्शियल बैंक। सेकंड फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन।
ये डेफिनेशन आप नहीं भी जाना कोई बात नहीं, बट जो सेकंड फैक्ट में लिखा है उसका परसेंटेज एक बार पढ़िए कितना लिखा है। 140% लिखा है, 4% लिखा है, या 40% लिखा है, कितना लिखा है? 40%। 40% इस आंकड़े को आपके फाइनल सिलेक्शन से पहले तक भूलने का नहीं। पब्लिक सेक्टर जो आपकी कमर्शियल बैंक है उनके पास ये लिमिटेशन है कि अपनी अगर 100 रुपए की वो लेंडिंग करते हैं, फिर से बोलता हूं, अगर टोटल लेंडिंग बैंकों का, टोटल लेंडिंग करने का मतलब बैंक कार लोन देती है, होम लोन देती है, पर्सनल लोन देती है, किसान लोन देती है, तो अगर बैंक, पूरी बैंक, ब्रांच नहीं, अगर पूरी बैंक 100 रुपए का बिजनेस करती है तो उस 100 रुपए के बिजनेस में 40 रुपया जो है ये कंपलसरी है, ये करना अनिवार्य है। 40 रुपया जो है वो उसे कहाँ खर्च करना है? उसे खर्च करना है PSL। इस PSL का फुल फॉर्म है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर हम उस सेक्टर को कहते हैं जो जिसमें आपकी एग्रीकल्चर आती है, जिसमें आपका एजुकेशन आता है, जिसमें आपकी फिशरीज आती है। मतलब एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए लोन देना ही देना है, किसान क्रेडिट कार्ड देना ही है, एजुकेशन लोन देना ही है। ये ऐसे लोन है जिसको कोई बैंक इनकार नहीं कर सकती है कि मैं नहीं दूंगा। जैसे पर्सनल लोन है, बहुत सारे क्राइटेरिया है, नहीं बैठे तो आपको रिजेक्ट हो जाता है। होम लोन है, बहुत सारे क्राइटेरिया में आप नहीं बैठे रिजेक्ट हो जाएगा। बट प्रायोरिटी सेक्टर लोन एक ऐसी लोन है जो देना बैंक के लिए कंपलसरी है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के ऊपर ये प्रतिबंध लगा रखा है कि अगर आप 100 रुपए का लेंडिंग करते हैं तो आउट ऑफ 100 40 रुपीज हैज टू बी डिसबर्स्ड। डिसबर्स्ड का मतलब फ्रॉम बैंक टू सेविंग अकाउंट हैज टू बी डिसबर्स्ड इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। भूलने का नहीं, PSL का हमने मतलब क्या बताया है? प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब आधारभूत संरचना जिसके सर वापस समझा नहीं मतलब समझा नहीं। क्या नहीं समझा वो बताओ। पहली क्लास है आपकी? नहीं सर, दूसरी है। हाँ पूछो फिर पूछो, बोलो क्या नहीं समझा। सर ये मतलब बैंक का अगर ट्रांजैक्शन करता है तो 40% मतलब ट्रांजैक्शन नहीं बोला मैंने भाई, नहीं मतलब ट्रांजैक्शन किधर बोला? ट्रांजैक्शन का मतलब तो हो गया आपके खाते में पैसे डालना और निकालना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। मैंने बोला 100 रुपए का लोन। तो कौन लोन बिजनेस करती है ना, बैंक बिजनेस करती है, बिजनेस का मतलब है लोन देती है। तो बैंक ने अगर पूरे साल में 100 रुपए का लोन दिया है, उस 100 रुपए के लोन में 40 रुपए का लोन हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देना है, एजुकेशन सेक्टर में देना है, प्रायोरिटी सेक्टर में हमें देना है। गवर्नमेंट को, बैंक को, गवर्नमेंट को देना है, मतलब बैंक को देना है। गवर्नमेंट की हम बात किधर कर रहे हैं? मतलब कहाँ पे देना है 40%? ये सेक्टर्स में देना है। लोन किसको देता है? बैंक लोन किसको देता है? पब्लिक को। बैंक लोन वो तो वैसे भी देता है ना सर वो तो वैसे भी दे ही रहा है ना लोन। अभी आप मेरी बात समझे, वैसे दे रहा है और वैसे देना दोनों में अलग होता है। आपकी अगर सारे चीज सही है तो बैंक आपको लोन देगी ही, बट ये लिमिटेशन है बैंकों के पास कि 40% का खर्चा जनरली बैंकों का खर्च होता नहीं है 40%, क्योंकि बहुत अरबों रुपए का बैंक बिजनेस करती है। आप किसी गांव में हैं, आप जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए तो आपको किमती मिल जाता है, की बाकी लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, अगर पूरे साल के बाद देखा गया कि बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया और 100 रुपए में 18% का ही जो लोन है वो PSL में डिसबर्स हुआ, तो ये जो बच गया है आपका 22%, सुना फिर से बोल रहा हूं, ये जो 22% बच गया है जो हमें PSL में लैंडिंग करना था लेकिन बैंक ने PSL में लैंडिंग नहीं कर पाया या छूट गया या तो उतने कस्टमर नहीं आ पाए किसी भी कारण से, जो भी 40 माइनस लैंडिंग का रेशियो। अभी सुनो मेरी बात, पहले मेरे को टॉपिक पढ़ाने दो, उसके बाद क्वेश्चन पूछना। ये जो 22% बच जाएगा, दिस फंड हैज टू बी डिपॉजिटेड विद नाबार्ड। हर एक बैंकों को अपने टोटल अमाउंट का 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में खर्च करना है। अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में 40% से कम उसका डिसबर्समेंट हुआ, बाकी के जो परसेंटेज है वो बैंक को नाबार्ड को देना पड़ेगा, और नाबार्ड जिस फंड पे इसे खर्च करेगी उस फंड का नाम है IDF। द फुल फॉर्म ऑफ IDF, ये आज से क्लास की सबसे बड़ी बात है, दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड।
फिर से बोलूंगा, फिर से ध्यान से सुने। और अंत में एक बात और जानने हैं कि कमर्शियल बैंक का एग्जाम्पल क्या है। तो कमर्शियल बैंक का एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर बैंक, नेशनलाइज बैंक, रूरल बैंक, है ना, या फॉरेन बैंक, या फिर कोऑपरेटिव बैंक। जितनी भी बैंक है आपकी जहां पे आप जा सकते हैं, वो सब की सब कमर्शियल बैंक की कैटेगरी है। अभी संभवतः कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, सबके लिए नई अवधारणा है, सबके लिए एक नई तथ्य है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कमर्शियल बैंक क्या होता है ये आप लोग समझ गए हैं, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ एक ही बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कमर्शियल बैंकों के पास एक रिस्ट्रिक्शन, एक बेंचमार्क लगा हुआ है। वो बेंचमार्क ये है कि आउट ऑफ टोटल डिसबर्समेंट 40% of the disbursement has to be in priority sector lending। अगर कोई बैंक 40% देने में कम हो जाती है तो वो जो परसेंटेज का अमाउंट है, वो परसेंटेज का अमाउंट बैंक हैज टू ट्रांसफर टू नाबार्ड, और नाबार्ड जिस फंड में उसे यूज करता है उस फंड का नाम है RIDF, और RIDF के नाम में ही लिखा हुआ है कि पैसा कहाँ यूज होगा, दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। क्योंकि जो 40 रुपया था वो भी हमारा रूरल में ही यूज होने वाला था, वो भी KCC हम किसके कहाँ पर देते हैं, गांव के लिए ही देते हैं हम, वो भी रूरल में ही होने वाला था। लेकिन बैंक ने इसे नहीं किया, तो थ्रू नाबार्ड हम उस पैसे को आपके रूरल डेवलपमेंट से, मतलब किसान हो या फिर आपका रूरल डेवलपमेंट हो, वहां पे हम खर्च करेंगे। अभी जिनको जिनको समझ में नहीं आया है एक एक करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फिर डेफिनेशन हम लिखेंगे। बोलो। मेरे को एक डाउट था, पूछो। हमने बैंक से 100% का लोन लिया, ठीक है, तो हम आप उसको बैंक से कैसे 100% का लोन लीजिएगा? तो 40% उसको, वो लोन का 40% फिर PSL में जाएगा ना? नहीं, आपके लोन से कोई मतलब नहीं ना। मान लीजिए आपका अकाउंट कौन सा बैंक में है? SBI में। SBI की कितनी ब्रांचेज है पैन इंडिया? हाँ सर। SBI की कितनी ब्रांचेज है पैन इंडिया? उसका आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। आपका गांव कौन सा है? देखिए आपके क्वेश्चन से आप में आंसर मिलेंगे। गांव कौन सा है? सोलापुर है। आप अभी कहाँ पे हैं? मैं मीरा रोड में हूँ। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि मान लीजिए दादर हो, घाटकोपर में मीरा रोड है, यहाँ पे SBI में जाइएगा और बोलिएगा किसान क्रेडिट कार्ड हमें चाहिए, आपको देगा क्या बैंक? सर नहीं देगा, वो क्यों नहीं रूरल में देगा? होता है। वो रूरल में होता है। क्योंकि वो रूरल में होता है। और बैंकों की जो मैक्सिमम ब्रांचेज है वो कहाँ पे है, रूरल में है या फिर अर्बन में है? रूरल में। हाँ, रूरल में है। तो बैंक बिजनेस ज्यादा कहाँ पे करता है, अर्बन में या रूरल में? रूरल में। अरे सर कौन सा, ये वाला क्या? नहीं, बैंक इंटायर बिजनेस ज्यादा कहाँ पे करता है, अर्बन अर्बन में में या करता रूरल है। में? अर्बन में। अर्बन में करता है ना। तो अर्बन में करते करते हम मुंबई में किसी को होम लोन देते हैं तो 3 करोड़ के नीचे कोई होम लोन का हमारा कॉस्ट ही नहीं है। क्लियर? हाँ, तो ये 3 करोड़ रुपया जो हमने मुंबई में लोन दिया है, ये पूरी इंडिया की जो स्टेट बैंक की ब्रांच है, ये मिला के मान लीजिए एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 3,000 अरब का इन्होंने बिजनेस किया। आउट ऑफ 3,000 अरब 40% का भाग रूरल में खर्च होना था बैंकों का। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है ना, तो फिर वो फंड कहाँ लेना पड़ता है, नाबार्ड को देना पड़ता है। अभी समझ में आया? हाँ सर। आपके लोन से कोई मतलब नहीं है। पूरी पैन इंडिया की ब्रांच का लोन जो डिसबर्स किया गया है उसको एक साल में देखा जाएगा कितना 1,000 अरब का हुआ, कितना 1,000 करोड़ का हुआ। उस 1,000 करोड़ में अगर 6,000 करोड़ का हुआ है तो क्या 6,000 करोड़ का 40% जो पैसा है वो एग्रीकल्चर में गया क्या? इफ नॉट, बाकी का जो पैसा बच गया उसको बैंक नाबार्ड को दे देगी, काम खत्म हो गया। हाँ सर, अभी समझा। अभी समझा? हाँ सर। ओके, अभी मीरा रोड में लोन लोगे? हाँ। ओके, और किसको नहीं समझा? सर पैन जल्दी इंडिया पूछने मतलब का। क्या होता है? हाँ, पैन इंडिया मतलब पैन इंडिया मतलब क्या होता है? कितने स्टेट्स हैं मैडम आपके इंडिया में? 29। हाउ मेनी स्टेट्स? 29। पक्का? हाँ। पहली क्लास है क्या आपकी? नहीं। अरे
अगर पहली क्लास नहीं है उसके बावजूद अगर 29 आंसर आ रहा है तो फिर ये सही नहीं है संभवतः। मैडम 29 स्टेट्स नहीं है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अपने सोर्स के थ्रू, संभवतः 28 हो गए हैं आफ्टर जम्मू कश्मीर बिकम द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, लिखे हैं पहली बात। तो हाँ, आपने पूछा पैन इंडिया क्या होता है। पैन इंडिया होता है कि इंडिया के पूरे जितने भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैं उसको मिला दे, दैट इज कॉल्ड पैन इंडिया, टोटल इंडिया। लिखे हैं कमर्शियल बैंक। सर आपका वॉइस बहुत डीप आ रहा है। नहीं आ रही मेरी वॉइस? सर बहुत डीप डीप जा रही है। आ रही है अरे सर। अच्छा, बाकी लोगों को आ रही है क्या? यस Yes, सर, आ sir. रही है। यस आ रही है। मैडम उसको थोड़ा, जो आपका मोबाइल है उसको थोड़ा सा हवा लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ, देखो ठीक हो जाएगा। चलो लिखो कमर्शियल बैंक। लिखे द बैंक विच डील्स इन रिटेल बैंकिंग, द बैंक विच डील्स इन रिटेल बैंकिंग such as opening of saving and current account, Deal. such as the bank which deals in retail banking, such as सर opening of आपकी saving और आवाज current क्लियर account। नहीं आ रही है। किसी को नहीं आ रही है? हाँ आ सर, रही मुझे भी सर। क्लियर नहीं आ रही। सर फोन पास में रख लो आपका। The bank which deals in retail banking, the bank which deals in retail banking, such as opening of CASA account and other banking transactions called commercial bank। called commercial bank। Done? सर कास्टा मीन्स करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट बेटा। CASA stands for current account and saving account। जिनको फुल फॉर्म नहीं मालूम है वो फुल फॉर्म लिख लीजिए, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। अदरवाइज फुल फॉर्म तो भाई कई बार मैं बताया हूँ, बताऊंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं फॉर कमर्शियल बैंक, फॉर कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं for, ये हटाऊं क्या? हो गया सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं फॉर कमर्शियल बैंक 40% for commercial bank, for commercial bank 40% lending, lending मतलब उधार देना, 40% that is loan, 40% lending loan has to be in PSL, priority sector lending। एजुकेशन, एग्रीकल्चर 40%, ये जो परसेंटेज है इसको अंडरलाइन कीजिए। 40% लैंडिंग हैज टू बी इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। नोट लिखिए। AQ का मतलब क्या है? हाँ, AQ का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर। ए जी एग्रीकल्चर। सर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। एजुकेशन, एग्रीकल्चर। नोट लिखिए इफ एनी shortfall arises, fund has to be transferred
ट्रांसफर टू नाबार्ड RIDF, इंपॉर्टेंट है RIDF, दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, थोड़े से फुल फॉर्म में आप लिखिएगा। मैंने इंफ्रा लिखा है, इंफ्रा मत लिखना, इंफ्रास्ट्रक्चर लिखना, डेवलपमेंट फंड। इफ एनी शॉर्टफॉल अराइजेस, फंड हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू नाबार्ड RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट RIDF को अंडरलाइन कीजिए। सिर्फ दो ही बात आपको जाननी है, 40% की लेंडिंग, टोटल लेंडिंग की पूरे बैंक का, है ना, न कि सिर्फ एक ब्रांच का, पूरे बैंक का टोटल बिजनेस का 40 रुपया, 40% प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए ही। अगर नहीं जाता है तो बैंक वो पैसा नाबार्ड को देगी, और नाबार्ड जिस फंड पे उसे खर्च करेगा उस फंड का नाम है RIDF। RIDF में I स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। हटाओ। यस सर। Yes, sir. देखिए, समय की कमी या फिर आपके जो टाइम फ्रेम है हमारे पास, क्योंकि सिर्फ संडे को संडे ही हम मिल सकते हैं। मेरे पास भी ऐसी थोड़ी सी डिफिकल्टी है कि मैं वीकडेज में क्लास नहीं लगा सकता हूँ। इस कारण से बहुत सारे ऐसे क्लास, ऐसे करंट अफेयर्स की क्लास मैंने लास्ट क्लास लिया, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि फिर से करंट अफेयर्स से क्लास को लूंगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि आप उन करंट अफेयर्स से क्लास जो है इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने नहीं किया। वो वाले ने तो किया है, जो नए वाले हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और लर्न जोन को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी क्लासेस रहती हैं जो पॉसिबल नहीं होता है आपके साथ लेना, बस यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। चलिए, दो बातें, एक बात और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कमर्शियल बैंक है, एक कमर्शियल बैंक दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक को हम बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो आपसे नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होते हैं ये तो कभी नहीं पूछा गया है, बट ये जरूर पूछा जाता है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात आपको याद रखनी है, द बैंक विच फॉलो RBI एक्ट 1934 शेड्यूल नंबर 2। ये भूलने का नहीं कि शेड्यूल नंबर कौन सा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक हम किसको कहते हैं, तो वैसी बैंक जो RBI के एक्ट 1934 के अंदर हो, तो सारी बैंक होती है। लेकिन उस RBI के एक्ट 1934 को फॉलो करने में जो बैंक शेड्यूल 2 को नहीं फॉलो कर पाती है उसे हम नॉन शेड्यूल बोलते हैं, और जो बैंक शेड्यूल 2 को फॉलो करती है, जिसमें अवधारणा फॉरेन मार्केट के संदर्भ में लिखी गई है, उसे हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। फिर से बोलता हूं, कमर्शियल बैंक दो आईने में हम देखेंगे, एक को हम देखेंगे शेड्यूल, दूसरे को हम देखेंगे नॉन शेड्यूल। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको RBI एक्ट 1934 भी पढ़ाया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी पढ़ाया है, लेकिन जिस समय मैं आपको RBI एक्ट 1934 पढ़ा रहा था उस समय शेड्यूल 2 अपने जेब में रख लिया था, क्योंकि वहां पे पढ़ा दिया होता तो यहाँ पे पढ़ाने में मजा नहीं आता। इस कारण से उस समय जेब में रखी हुई बात आपके बोर्ड पे अभी लिखा हुआ है, मैंने उस शेड्यूल बैंक में लिखा हुआ है, RBI एक्ट में लिखा हुआ है कि हमें फॉलो करो। हमें कौन से शेड्यूल को, पहला, दूसरा, पांचवा, दसवां? नो, ओनली एंड ओनली 2। द बैंक्स which follow RBI Act Schedule number 2, the banks are considered as scheduled banks, and the banks which do not follow RBI Act 1934 Schedule 2, the banks will be considered as non-scheduled bank। आप बहुत बार अपने कॉलोनी से निकलेंगे तो कोई कोऑपरेटिव बैंक का बोर्ड देखिएगा, उसमें लिखा रहता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ध्यान से पढ़िए, आप जो बोर्ड पे जो भी बातें लिखी हुई बैंक में उसको ध्यान से पढ़िए, बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेगा, है ना। तो सिर्फ इतनी बात लिखें, कमर्शियल बैंक को दो भाग में डिवाइड करें, एक में लिखें शेड्यूल कमर्शियल, दूसरे में लिखें नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पूरा रामायण खत्म हो गया। पहले लिखो, दो भाग में तो डिफरेंस ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। दो भाग में तोड़िए, एक में लिखे शेड्यूल कमर्शियल, दूसरे में लिखे नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक।
शेड्यूल कमर्शियल बैंक में लिखो द बैंक विच फॉलो RBI Act, the banks which follow RBI Act 1949 ना, कौन सा एक्ट? 1934. 34. Okay, good. The banks which follow RBI Act 1934. Schedule 2, शेड्यूल बैंक में लिखिएगा the bank which follow RBI Act 1934 Schedule 2 called scheduled commercial bank. अभी नॉन शेड्यूल में हम क्या लिखेंगे? नॉन शेड्यूल में क्या लिखना है? जो does not follow. Schedule number 2 not follow. जहाँ पे फॉलो था वहां पे नॉट फॉलो लिख लीजिए, काम खत्म हो गया. The bank which do not follow. The bank which do not follow RBI Act 1934 Schedule 2. अरे रुको, पहले खत्म होने दो दादा, पहले आराम से लिखो, ऑक्सीजन लेके लिखो, फिर नहीं समझ में आए फिर बिंदास मेरे से पूछो. The bank which do not follow RBI Act 1934 Schedule 2 called non-scheduled commercial bank. अभी कमर्शियल बैंक में कोई दिक्कत है तो पूछिए मेरे से. कोई पूछ रहा था बीच में, बोलो सर ये एक बोलो बोलिए, क्या हुआ? संभवतः आवाज नहीं आ रही किसी कारण, बस आगे चलते हैं. हेलो सर, अभी आ रही है? हाँ बोलो. RBI 1934 एक्ट बेसिकली क्या है? कब ज्वाइन किया क्लास? सर 10 दिन हो गए. आज मेरी पहली क्लास है क्या? हाँ सर. तो मैंने क्या बोला था पहली क्लास के बारे में? सीखेंगे. आज कुछ नहीं पूछने का मेरे से बोला था ना मैंने. शॉर्ट फॉर्म में बता दो. मैंने क्या बोला था? आज कुछ नहीं पूछने का. मुझे मालूम है आपके पास क्या क्या दिक्कत आएगी. डोंट वरी, आज कुछ नहीं पूछने का. अगले क्लास में अभी लिख के रखो कि सर RBI Act 1934 पूछना था, सर कमर्शियल बैंक में ये पूछना था. आज आपकी अगर पहली क्लास है ईमानदारी से, तो आज मेरे से आप कुछ भी मत पूछो, सिर्फ सुनते रहो और जहां पे बोलता हूं उसको लिखते रहो, ठीक है? अगले क्लास से आप बिल्कुल फ्री हैं, आजादी आपको मिल जाएगी 1947 की तरह मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछने का. आज ना मैं आपसे पूछूंगा ना आप मेरे से पूछेंगे. हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे को बिल्कुल अननोइंगली रखेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके पास आज क्या दिक्कत आएगी. पहले तो मेरे एक क्लास से मेरे को ही पहचान लो, वही काफी रहा. चलो आगे हम चलते हैं. डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में आप पूछिए क्वेश्चन. PSB हमने लिखा है PSB. जिनकी आज पहली क्लास नहीं है लेकिन दिक्कत है फिर पूछने का, ऐसा नहीं कि आप ही चाय पीने के चले गए और सो गए. अगर पहली क्लास नहीं है, एक भी प्रॉब्लम है, 100% मेरे से 10 क्वेश्चन पूछिए, 12 क्वेश्चन के आंसर दूंगा. मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है PSB. द फुल फॉर्म ऑफ PSB इज पब्लिक सेक्टर बैंक. यही वो बैंक है जिसका सपना आप संजोए हुए और मेरे साथ जुड़े हैं. आपकी इच्छा है कि आपकी नौकरी एक ऐसे बैंक में लगनी चाहिए जिस बैंक में जाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद उस बैंक के चेयरमैन को भी ये ताकत ना हो कि आपको बाहर निकाल सके. वो बैंक आपके बोर्ड पे हमने लिखा है, नाम है पब्लिक सेक्टर बैंक. कितने हैं ऐसे बैंक, कोई बताएगा? 12 कितने हैं पर सेक्टर? 12 IBPS है और SBI 1, मतलब 13 टोटल. मतलब 13 हो गया. और कोई आंसर देगा? और कोई आंसर? 13 ही है सर. 13 है. 14 वाले कोई है? 15 वाले कोई है? नो सर. बोली लगाते हैं. हाँ बोलो. नहीं सर, 13 ही है. लास्ट क्लास आपने बताया था ना. 12 बोला था ना ओके. सर आपने.
अभी सुने कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं, ध्यान से सुने। पब्लिक सेक्टर बैंक वो होता है जिस बैंक में भारत सरकार की जो पैसे लगे हुए हैं वो 51% या उससे ज्यादा लगे हुए हैं, है ना। यस सर। जिस बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पैसा लगा होगा वो 51% या मिनिमम 51% होना चाहिए। अगर 51% है, द बैंक इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक। As on date, there are total 12 public sector banks. ये 12, 13, 14 वाली कहानी छोड़ देने का और आज के बाद याद रखने का पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो एज ऑन डेट 12 है। There are 12 पब्लिक सेक्टर बैंक जहां पे गवर्नमेंट का जो अपना स्टेक है वो 51% प्लस है। पहले आईडीबीआई में भी था, फिर आईडीबीआई से निकाल लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एलआईसी परचेज किया है तो आईडीबीआई बिकम प्राइवेट। बहुत सारे ऐसे बैंक थे जो नेशनलाइज थे, पब्लिक थे, बाद में उसको किसी बैंक के साथ हमने मर्ज कर दिया तो वो बैंक अपना अस्तित्व फिर गवा बैठा है। तो आज 12 है। इस 12 में एक आपकी वो बैंक है जिस बैंक में जाने का सपना संभवतः पब्लिक सेक्टर बैंक में भी सबसे पहले होता है, वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI इज ए लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, ऐसा कई बार आपने न्यूज में सुना होगा। तो SBI पब्लिक सेक्टर बैंक में पहले नंबर पे खड़ी है। तो एक SBI हो गई, तो नेशनलाइज्ड बैंक कितने होंगे? 11। तो जैसा क्वेश्चन वैसा काम। अगर आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया, आंसर इज 11। आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, आंसर इज 12। अब आप बोलेंगे सर SBI नेशनलाइज्ड बैंक क्यों नहीं है? ये भी तो हो सकता है कि RBPS में SBI शामिल क्यों नहीं है। तो आप जाने कि नेशनलाइज्ड बैंक हम उन बैंकों को बोलते हैं जो पहले प्राइवेट थी। जैसे RBI क्या था, 1935 में हमने एस्टैब्लिशमेंट किया। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ब्रिटिश गवर्नमेंट काम कर रही थी 1935 में, तो उस समय RBI ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन काम करती थी। लेकिन जब हमने आजादी पाई इन द ईयर 1947, तो हमने उसके भी 2 साल के बाद RBI को नेशनलाइज किया था 1 जनवरी 1949 को। तो पहले प्राइवेट, बाद में उसमें सरकार का अपना भागीदारी होना, दिस इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। ये जितने भी बैंक आप देखते हैं ना, पंजाब नेशनल बैंक या फिर इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, ये सारी की सारी बैंक एक जमाने में प्राइवेट बैंक थी। इन बैंकों को नेशनलाइज करने का काम एक लेडी ने किया था। उस लेडी का नाम रजिया सुल्तान था। सही या गलत? गांधी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। अच्छा, रजिया सुल्तान नहीं? अच्छा, रजिया सुल्तान कौन थी? किसी को मालूम है? कोई एसएससी वाला है? फर्स्ट वुमन, फर्स्ट फीमेल जो फर्स्ट फीमेल जिसने शासन किया। नहीं, फर्स्ट फीमेल जिसने शासन किया था। सुल्तान ऑफ दिल्ली। ओके, सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो भाई साहब, ये सुल्तान ऑफ दिल्ली, कभी रजिया सुल्तान को मत बना देना। सुल्तान ऑफ दिल्ली के नाम से एक ही शख्स जाना जाता है, वो नाम है इल्तुतमिश का। छोड़ दीजिए मध्यकालीन भारत को, है ना। हम रजिया सुल्तान से नहीं है, नहीं तो एक नई क्लास यहाँ पे जन्म जाएगी। हम है कहाँ पे? तो हम है आपके इस नेशनलाइज्ड बैंक के पहले प्राइवेट, बाद में राष्ट्रीयकरण होना, नेशनलाइजेशन। SBI कभी से प्राइवेट बैंक नहीं थी, इस कारण से SBI इज नॉट ए नेशनलाइज्ड बैंक। SBI शुरुआत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ही काम करती है। 1955 में एस्टैब्लिशमेंट किया था। इस कारण से SBI इज नॉट नेशनलाइज्ड बैंक बट SBI इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक। इस टर्म में कोई दिक्कत जो हमने बताया है बाद में हम लिखाएंगे, बट अभी जो हमने बताया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, नेशनलाइज्ड बैंक में कैसे डिफरेंशिएट हमने किया, इस टर्म में कोई दिक्कत किसी को आ रही है तो पूछिए मेरे से। नो, चलो आगे। यस सर। ओके, तो आप जाने कि पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं? 12 हैं। इस 12 में से एक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी पूरी डिटेल हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी आप जाने कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो आपके 12 हैं, इसमें से 11 आपके क्या है? नेशनलाइज्ड बैंक है। कौन कौन से नेशनलाइज्ड बैंक हैं? तो दे आर 11 नेशनलाइज्ड बैंक। पहला है पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें हाल ही के दिनों में हमने 2 बैंकों को मर्ज किया है, एक OBC, दूसरा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया।
तो ओबीसी एंड यूनाइटेड बैंक एक ही साथ मर्ज होके अपनी अस्तित्व गवा चुकी है एंड बिकम द पार्ट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। इंडियन बैंक में हमने जिस बैंक को हाल ही के दिनों में मर्ज किया उस बैंक का नाम था ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, उस बैंक का टैगलाइन था, नाम था इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक अपनी एग्जिस्टेंस हो चुकी है एंड बिकम इंडियन बैंक। नेक्स्ट इज सिंडिकेट बैंक, एक बैंक हुआ करता था, आज के दिन में नहीं है, बिकम द पार्ट ऑफ कैनरा बैंक। आंध्रा बैंक भी एक बैंक था जिस बैंक में कोई भी जा नहीं सकता था, तो अच्छा हुआ इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलीन ही कर दिया। आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक, बड़ी बैंक कॉर्पोरेशन बैंक, अभी हाल ही के दिनों में ये दोनों बैंक बिकम द पार्ट ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एंड विजया बैंक एंड देना बैंक बिकम द पार्ट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये जो 6 बैंकों के नाम हमने बताए हैं, चाहे वो 5 बैंकों के नाम हमने बताए हैं स्टार्टिंग में, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, ये ऐसी बड़ी बैंक है जिसमें कहीं न कहीं कोई ना कोई बैंक आके इनमें विलय हुआ है। इसके अलावा जो आपके 6 बैंक अभी भी हैं जिसमें ना कोई एडिशन हुआ है, ना किसी का सब्सट्रैक्शन हुआ है, द बैंक आर बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड यूको बैंक। ये 11 आपके नेशनलाइज्ड बैंक हैं। वन बाय वन करके इन चीजों को हम लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? द बैंक इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेक इज मोर देन 51% कॉल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक। लिखे पहली बात, द बैंक इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेक, the bank in which government of India stake is more than 51% called public sector bank। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद क्या बोला? स्टेक लिखो या शेयर लिखिए, भाग शेयर लिखिए या स्टेक लिखिए, मतलब हिस्सा कहते हैं, हिस्सा मेरा स्टेक कितना है इसमें, है ना, that is called share या हिस्सा, in which the government of India stake is more than 51%, the banks are called public sector bank। सर मोर देन है ना? हाँ, मिनिमम मोर देन 51 लिखिए, 51 और प्लस ऐसा होता है कंसेप्ट, बट डेफिनेशन में आप मोर देन 51% लिखिए। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सर। हाँ, दूसरी बात लिखें, देखिए लास्ट क्लास जब मैं आपको बैंक और एनबीएफसी के बीच में डिफरेंस पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था, किसी को याद है? हाँ सर। बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस बता रहा था, वहां पे एफडीआई का डिफरेंस बताया था, किसी को याद है क्या? यस सर। प्राइवेट बैंक में कितना था एफडीआई? 74%। 74। क्या बात है, ये दिल ऐसा दिल खुश करो, है मन खुश हो जाता है, ऐसा आंसर आता है तो वेरी गुड। चलो देखिए 26% एफडीआई क्या होता है? अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूरी जो कैपिटल है वो 2 मिलियन की है, सपोज अगर 2 मिलियन की ये पूरी कैपिटल है, पूरा नेटवर्थ अगर 2 मिलियन का है, तो इस 2 मिलियन का 26% ही, जो भी 26% होगा वो 2 मिलियन का, वही पैसा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने बैंक में समायोजित कर सकती है, मतलब ले सकती है अपने एक्सपेंशन के लिए। कस्टमर डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक्सपेंशन करना है या कोई एसोसिएशन करना है तो सिर्फ और सिर्फ टोटल नेटवर्थ का 26% ही किसी फॉरेन बैंकों के साथ, किसी फॉरेन एफआईआई के साथ, किसी फॉरेन इंडिविजुअल के साथ वो एसोसिएशन कर सकती है। ये लिमिटेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है तो 26%, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो 74%, और अगर एनबीएफसी है तो कितना परसेंट? 100%। 100%। वेरी गुड। देखें बैंक में मैक्सिमम एफडीआई अलॉटेड 26%, मैक्सिमम एफडीआई अलॉटेड 26%। एफडीआई की पूरी क्लास है, पूरी क्लास में पढ़ाऊंगा कि पावर सेक्टर में कितना, ऑटोमोबाइल में कितना, एविएशन में कितना, बैंक में कितना, है ना, क्या होता है एफडीआई, क्या होता है एफआईआई, क्या होता है क्यूआईडी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे पढ़ाऊंगा। अभी आप लिखें मैक्सिमम एफडीआई अलॉटेड
26%। ये लिमिट कौन सा क्या करता है? तो लिमिट हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है। ये सब छोड़ दीजिए। एफडीआई में सबसे बड़ा सोर्स कौन है? तो मॉरिशस एंड स्विट्जरलैंड हमेशा 1-2 नंबर पर रहता है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ एफडीआई, टोटल नंबर ऑफ एफडीआई बोल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ पीएसबी 12, टोटल नंबर ऑफ पीएसबी 12। लेफ्ट हैंड साइड लिखे हैं वन स्टेट बैंक, वन स्टेट बैंक, और दूसरा लिखे हैं 11 नेशनलाइज्ड बैंक, वन स्टेट बैंक एंड 11 नेशनलाइज्ड बैंक। थर्ड लिखे हैं बैंक, पहला लिखा आपने कमर्शियल बैंक, दूसरा लिखा आपने पब्लिक सेक्टर बैंक, थर्ड लिखे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ध्यान से सुने मेरी बात, उसके बाद आगे हम लिखने का काम करेंगे। 3 बड़ी बैंक थी। यूं तो आपके इंडिया की जो सबसे पुरानी बैंक है उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1770 में किया है। The first bank in India was established in the year 1770। 1770 में हमने एस्टैब्लिशमेंट किया था, नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद 3 बड़ी बैंक बनी, उन 3 बड़ी प्रेसिडेंसी बैंक उनको नाम दिया गया। नाम था बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। फिर से बोलता हूं, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बीबीएम नाम ही हम देते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि एस्टैब्लिशमेंट ईयर कोलकाता पहला था, उसके बाद आपका, एक मिनट पानी पीने दें, कोलकाता पहला था, उसके बाद बॉम्बे था, फिर मद्रास था। जो कोलकाता वाला बैंक था, बैंक ऑफ कोलकाता, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1806 में हुआ था। उसके बाद जो बॉम्बे वाला आपके शहर वाला जो बैंक था, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1840 में हुआ था, 1840 में हुआ था। और ये जो मद्रास वाला बैंक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1843 में हुआ था। कहने का मतलब ये जो बीबीएम है, इनका रिस्पेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट ईयर, प्रेसिडेंसी बैंक इनका नाम हम देते हैं, इनका जो रिस्पेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको याद करना है वो ऐसे याद करना है 1806, 1840 एंड 1843। ये तीनों बैंक अपने आप में बड़े बैंक हैं। इन तीनों बैंक को एक साथ मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद जो बैंक एक नया नाम दिया गया, वो नाम 1921 में दिया गया। तो मर्जर ऑफ दीज 3 बिग प्रेसिडेंसी बैंक वाज कॉल्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921। क्या नाम दिया था? Imperial Bank of Imperial India. Bank of India. कब? 1921। 1921. अभी 1921 में हमारे पास आरबीआई तो थी नहीं, क्योंकि आरबीआई का एग्जिस्टेंस 1931 में 1935 में आया था। तो आप ये कह सकते हैं कि आरबीआई से पहले जो बैंक फादर के रूप में काम करती थी वो नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपीरियल बैंक का शक्ति जो था वो छीन लिया गया, और ये शक्ति जिस बैंक में समायोजित कर दी गई, वो बैंक आज आपके देश की सबसे बड़ी बैंक है, नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने इसी इंपीरियल बैंक को एक नया नाम देके हमने किया। और ये दिन और वो महीना और वो साल भी आपको याद रखना है। वो दिन पहला था, वो जो मंथ है वो 7वां जुलाई का वो महीना 1955 का वो सदर। तो 1st of July 1955 Imperial Bank of India renamed the State Bank of India and become the largest public sector bank of India। जिस समय हमने इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बनाया था, उस समय इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ छोटे छोटे बैंकों को हमने एसोसिएट कर दिया था। हमने इसको नाम दिया एसोसिएट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाम था स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ रावलपुर, स्टेट बैंक ऑफ थाना, 1-2 और था स्टेट बैंक ऑफ, बताता हूँ जब लिखूंगा तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा। ये सारे बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट बैंक थे। इन एसोसिएट बैंकों में से सबसे पहले जो एसोसिएट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुआ वो ईयर 2008 का है। वो बैंक कौन सी है? एनीवन? महाराष्ट्र।
क्या बात है, कहाँ से याद रखा मैडम, किधर पढ़ा था? यूट्यूब में पढ़ा था एक बार। ओके, नाम है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, was the first associate bank merged into SBI finally in 2008. उसके 2 सालों के बाद हमने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को भी स्टेट बैंक में ही मर्ज कर दिया। वो ईयर था 2010। और उसके बाद ये 5 बैंक बच गए, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो पाटियाला हो, चाहे वो त्रावणकोर हो, चाहे वो बीकानेर जयपुर हो, तो ये 5 बैंक बच गए। इन 5 बैंकों में एक और बैंक को जोड़ दिया। वो बैंक महिलाओं के लिए खोली गई थी। मनमोहन सिंह ने उस बैंक का इनॉग्रेशन आपके शहर में 2013 में किया था। नाम था भारतीय महिला बैंक। तो ये जो 5 एसोसिएट बैंक बच गई थी प्लस भारतीय महिला बैंक, इन 6 बैंकों को एक साथ 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक में हमने विलीन कर दिया। तो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी एसोसिएट बैंक नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितने बैंकों का विलय हुआ है तो ये आपको जानना पड़ेगा। आंसर कैन नॉट बी नेवर 7। आंसर कितना होगा? मैंने क्वेश्चन पूछा है हमारे आने वाले बैंकर, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है पूरी रामायण पढ़ाने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बैंक जिनका विलय हुआ, जिनका मर्जर हुआ, कितने हैं? आंसर क्या दीजिएगा? करने का या फिर देने का ही नहीं? 8। यस 8, क्योंकि 7 तो एसोसिएट बैंक की थी ना, लेकिन भारतीय महिला बैंक को भी हमने मर्ज किया है। ये एक बात ध्यान से रखने का, ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 ही एसोसिएट बैंक 7 को ही हमने मर्ज किया। नो, हमने 8 बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया है। एंड द मिशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द विजन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द वैल्यू ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द ऐप ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड the first chairman of State Bank of India and present Dinesh Khara is the present chairman of India। ये सारी बात आपको जाननी है। The mission of the State Bank of India is committed to provide simple, responsive, innovative financial solution. This is a mission. Vision is be the bank of choice for transforming India, and the value is steps. Steps में STEPS is a full form. S stands for service, T stands for transparency, E stands for ethics, P stands for politeness, and S stands for sustainability. Present chairman is Dinesh Khara Sahab, and John Mathai was the first chairman of State Bank of India. This Dinesh Khara is the present chairman, जो 1985 बैच के आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं। तो आप सोच लें कि अभी आप अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर बनेंगे तो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स यू विल बिकम द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सोच के देखिए, बहुत मजा आएगा। हाँ, SBI क्या लिखूं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना, इतना छोटा काम मैं नहीं करने वाला हूँ। बैंक ऑफ कोलकाता कब? 1806। बैंक ऑफ बॉम्बे कब? 1840। बैंक ऑफ कलकत्ता मद्रास कब? 1848। क्या हो गया उधर? क्या हो गया? कुछ गलत लिख दिया क्या? नहीं, मुझे डर लगता है अगर कुछ गलत लिख देता हूँ तो अचानक से एक सब मसाले लेके खड़े हो जाते हैं। कि सर आज तो आपने गलत कर दिया सर, ये कौन सा अन्याय कर दिया? गलत करूंगा नहीं, डोंट वरी। अगर कर भी दूंगा तो क्षमा मांगूंगा कि भाई साहब इस कारण से गलत हो गए। चलो क्या लिखा है हमने? हमने लिखा है बैंक ऑफ कोलकाता 1840, बैंक ऑफ बॉम्बे 18 कोलकाता 1806, बॉम्बे 1840 एंड मद्रास 1843। इन तीनों बैंकों को मर्ज किया हमने 1921 में। 1848 है सर, 43 है, 48 होगा ना? 48 किधर होगा मैडम? 1843 होगा। हाँ,
Imperial Bank 1921 and this Imperial Bank became a State Bank of India on 1st July 1955. इतनी बात लिखें आप, फिर आगे चलेंगे। इतनी बात लिखें। पूछते रहो, बाकी लोग पूछते रहें, मैं सुन रहा हूं, मैं उनके आंसर दे सकता हूं। जो लिख रहे हैं वो लिखते रहें, जिनको कुछ पूछना है वो पूछते रहें। सर 1921 को तीनों बैंक मर्ज होके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी और 1 जुलाई 1955 में उसको रीनेम किया एसबीआई ना। करेक्ट, वेरी करेक्ट। सर 1806 में कोलकाता को कलकत्ता बोलते थे ना। हाँ, उस समय CALCUTTA लिखते थे, तो लिखो, कोई बात नहीं है। उस समय था काला कुत्ता। सर आरबीआई के 21 रीजनल ऑफिसेज है ना। अरे हाँ, कितने रीजनल ऑफिस हैं आरबीआई के? रीजनल ऑफिस कितने हैं लिखाया था ना? 19 नहीं, ये लिखाया था कि नहीं आरबीआई में? नो सर। नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता है भाई। चलो पहले ये लिखो, फिर वो बता देता हूँ जिन्होंने पूछा है। लिखा है सर। 21 नहीं याद रखने का, हमेशा उसको थोड़ा सा 10 बढ़ा दोगे तो अच्छी बात है। 31 याद रखने का ऑलवेज। जिन्होंने पूछा है, जिनका कोई कंसेप्ट छूट गया होगा, टोटल रीजनल ऑफिसर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आंसर इज 31 नॉट 21। ठीक है मैडम, जिन्होंने पूछा था अपडेट कर लीजिएगा। बोलो। हेलो, बोलिए ना सर, सुन रहा हूँ। 1921 के नीचे क्या लिखा आपने? 1921 के नीचे लिखा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके। और उसके बोलिए। बोलो भाई। चलो हो जाए तो बताइए। डन सर। हो गया सर। चलो, किसी का अनडन? ऑल डन? डन ऑल डन सर। तो चलो। ऑल डन सर। इस बैंक में किसको आना है? सबको आना है। यस सर। जाना तो सबको। कोई नहीं बोलता है सर मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में जाना है, कोई नहीं बोलता है पंजाब में। तो पता नहीं क्यों ऐसा इस बैंक में। मेरे को तो 10 साल हो गए इस बैंक में, लेकिन ऐसा मुझे कभी नहीं दिखा एक्सेप्ट कस्टमर की गाली सुनने को मिलता है। अदरवाइज मुझे आज तक 10 साल हो गए अपने करियर में इस बैंक में, आपको कुछ नहीं देखने को मिला है। क्यों, क्या है ऐसा इस बैंक में? लंच टाइम ज्यादा देती है। और काम बस खाली इस टेबल से टेबल तक भेजते हैं कस्टमर को, इसीलिए जाना है। फैसिलिटीज बहुत सारी है ना सर। फैसिलिटीज बहुत सारी। फैसिलिटी ज्यादा है, सिंगापुर भेजता है क्या? नहीं, फैसिलिटी ज्यादा है, सही बोल रही है। हाँ ठीक है ठीक है। पहले आओ, जो मार्ग में दिखा रहा हूँ ना, बिल्कुल उस मार्ग पे चलिए, उस रीजनिंग पे चलिए, उस इंग्लिश पे चलिए, पहुंच जाइएगा, है ना। अब देखो मैं जिस समय कम हुआ मेरा, उस समय मुझे बताने वाला कोई नहीं था। आज तो मैं खुद होके बता रहा हूँ, ये काम करो, यहाँ तक पहुंच जाओगे। लेकिन आप लोग काम करने की तैयारी नहीं है। आज बताता हूँ, कल सो जाते हैं, परसों आते हैं तो परसों नरीमन पॉइंट में चले जाते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? काम करना पड़ेगा भाई। चलिए, कहां से हम? एसबीआई मर्जर। कितनी बार मर्जर हुआ इसका? 8
अरे 8 नहीं, कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। कब कब हुआ? यस, पहला किसका था? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। 2010 में कौन था? तो मैंने एसबी लिखा है, एसबी स्टैंड फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। दो 2017 में कौन कौन से बैंक थे? तो 6 बैंक थे। पहला बैंक कौन? पहला बैंक बीएमबी, फुल फॉर्म भारतीय महिला बैंक। एसबी मतलब क्या उसके है? बाद कौन था? स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। उसके बाद कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला। उसके बाद कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। उसके बाद कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। और अंत में कौन? स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। लिखें सर ये लास्ट वाला क्या है? क्या? ट्रावनकोर, TRAVAN, ट्रावन, और अंत में CORE, कोर। सर बीएमबी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय महिला बैंक। महिला बैंक। क्वेश्चन पूछते रहो, बाकी लोगों को क्वेश्चन होगा तो मेरे से पूछते रहिए बिंदास। सर सिर्फ ईयर याद करना है, डेट नहीं ना। हाँ, तो 2010 के नीचे क्या लिखे हुए? स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। कभी गए हो इंदौर? सबसे क्लीनेस्ट सिटी है आपका इंदौर इन इंडिया। स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, उस स्वच्छ भारत अभियान में जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी पैन इंडिया में किसी शहर को दिया गया है, वही 2010 में वाला सर इंदौर है है ना इंदौर। देखिए हर एक बात में जनरल अवेयरनेस छिपा हुआ है, सिर्फ ढूंढने की जरूरत है, ढूंढिए उसको। सर एसबी मैं तो मतलब याद दिला ही दिया करूंगा। क्या है? लास्ट वाला क्या लिखा है? हैदराबाद के नीचे क्या लिखा है? ट्रावनकोर, तो सेकंड लास्ट क्या लिखा है? TRAVAN। बीकानेर एंड जयपुर। सर वो अच्छे से ये लिखा है। है बीकानेर स्वीट्स। लास्ट वाला बीकानेर स्वीट्स है ना, और ये है पिंक सिटी जयपुर। सर सर एक साथ है ना बीकानेर एंड जयपुर? हैदराबाद के एक नीचे क्या साथ है। लिखा? अच्छा, अंत में हैदराबाद के नीचे क्या लिखे हो? पटियाला। सर ये लास्ट वाला कहाँ पे है मैं सर? बहुत बार कोशिश करता हूँ सुधार लूं, लेकिन सुधार नहीं पाता हूं। अब तो और बिल्कुल खराब हो गया है। तो लास्ट वाला बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा। लास्ट वाला। सर ये लास्ट वाला नाम पहले बार लास्ट वाला ट्रावन, TRAVANCORE। ये बराबर दिख रहा है? ये लिखो। ट्रावनकोर हटाओ। एसबी मतलब सेविंग, एसबी मतलब स्टेट बैंक। स्टेट बैंक। स्टेट बैंक। अरे सेविंग बैंक मत लिख देना, अनर्थ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल पूछो, लेकिन हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन था कि सर एसबी बहुत बार हम सेविंग बैंक कहते हैं, बट यहाँ पर स्टेट बैंक के लिए हमने लिखा है, तो जगह जगह पे वैरी करता है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला, है कि ना? ऐसे याद करना है। कौन है चेयरमैन? फर्स्ट चेयरमैन जॉन मथाई। प्रेजेंट चेयरमैन
क्या लिखूं? कुणाल सिंह ना? दिनेश दिनेश। खारा। दिनेश कुमार ओ खरा। हो, ये तो हमने अपना ही नाम लिख दिया क्या? हाँ? सर फिलहाल के लिए रहने दीजिए, आगे ईयर लिख दीजिए तब बनेंगे। अरे हमें आगे का ईयर अगर मालूम रहता। लिखें खड़ा साहब, दिनेश कुमार खड़ा प्रेजेंट चेयरमैन, जॉन मथाई फर्स्ट चेयरमैन। हर एक बैंक का विजन, मिशन और वैल्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ स्टेट बैंक का ही आपको याद रखना है, बाकी मम्मी किसी बैंक का ओरडू उतना नको, important पहिल्याच नहीं ते है। सरचा आवाज नाही येत आहे. क्या हो गया? क्या जाना मैडम? किसी को कुछ हुआ क्या? आवाज नहीं आ रहा है। दिनेश कुमार के बाद क्या है? खड़ा, स्पेल करो ना सर, वो कट रहा है। KSARA। तर खरात आहे ना. KSARA खड़ा। Simple, responsive and innovative financial solution। Responsive and Provide simple, responsive and innovative financial solution। Vision। ये जो लिखा है ना, ये सॉरी मिशन लिखना, ये विजन नहीं है। विजन लिखिए, विजन जो हम चाहते हैं। बी द बैंक ऑफ चॉइस, बी द बैंक ऑफ चॉइस for transforming India steps। सर इनोवेटिव फाइनेंस सोल्यूशन है ना वो. हाँ, फिनेंशियल सॉल्यूशन। सर स्टेप्स के पहले क्या लिख? एक मिनट, वैल्यू क्या है वो सर? चलिए मिशन देखिए, कमिटेड टू प्रोवाइड सिंपल रिस्पॉन्सिव आपकी आवाज नहीं आ रही। रिस्पॉन्सिव एंड गया। द बैंक ऑफ सर चॉइस। आवाज सर नहीं आपकी आ रही। वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही है सर। हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रहा है? सर डिले हो रहा है आवाज में। हाँ सर अभी आया गया। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोग तक? अभी आया। आ रही अभी है, आ रही है सर। ओके, इमोवेटिव विजन के हमने बाद लिखा है, हमने विजन लिखा है, बी द बैंक ऑफ चॉइस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और वैल्यू क्या है? वैल्यू इज ओनली स्टेप्स, बट स्टेप्स में हर एक वर्ड, हर एक जो लेटर है वो वर्ड क्रिएट करता है। S stands for service, T stands for transparency, E stands for ethics, P stands for politeness, and S stands for sustainability। बस इतनी ही बात आपको स्टेट बैंक बारे में जाननी है। किसी के पास क्वेश्चन है पूछते रहिए मेरे से, बाकी लोग लिखते रहे, कुछ लोग पूछते रहे।
ओके यस सर। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो। चलो आगे। सर पोलाइटनेस के बाद Yes. बाद क्या है, एस क्या स्टैंड कर रहा है? सस्टेनेबिलिटी। पोलाइटनेस, पोलाइटनेस, बिल्कुल आप जाएं, आप कितना भी आवाज देते रहें, हम सुन के लेंगे। दिस इज पोलाइटनेस। सर बाजू वाला एस 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 क्या स्टैंड कर रहा है? हाँ ट्रांसपेरेंसी एट क्या हो गया मैडम, फिर से बोलिए। सर पोलाइटनेस के बाजू वाला एस क्या स्टैंड कर रहा है? सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, सतत प्रयास करने का, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन करने का। अगर हम टॉप पे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में हमें अगर टॉप पे हैं तो हमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब हम टॉप की पोजीशन को ही बरकरार रखें। दिस कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। चलो आगे। यस सर। नेशनलाइज बैंक कितने हैं? 16 ना? 11। 11 अच्छा, ये मालूम है, मतलब जगे हुए हैं, यू आर अवेकिंग, बड़ी बात है ये। ठीक है। भारत में अभी तक जो बैंकों के नेशनलाइजेशन हुए हैं वो सिर्फ 2 ही बार हुए हैं, और दोनों बार जिस लेडी ने आपके नेशनलाइजेशन में काम किया वो आपकी प्राइम मिनिस्टर थी, नाम था इंदिरा गांधी। तो उससे पहले जो बैंक था वो किसी प्राइवेट एंटिटी के हाथ में था, एक हाथ में चल रहा था। जो लोग रूरल में पैसा नहीं देना चाहते थे होलसेल बैंकिंग करें, अगर गरीब है तो उनको पैसा नहीं देना है, अगर किसान है उनको पैसा नहीं देना है। तो ये जो रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर, ये कंसेप्ट चल रहा था। तो इंदिरा गांधी ने बाकी के बैंकों को बोला कि चाहे तो हमारे पास आके मिल जाओ या फिर हम तुम्हारा दफ्तर बंद कर देंगे। डायरेक्ट इंदिरा गांधी ने ये बात बोला। बैंकों ने बोला कि बंद होने से तो अच्छा है कि चलो माता जी के शरण में चले जाते हैं। तो यहाँ पे शरण में आने का सिलसिला शुरू हो गया, और भारत में 2 बार नेशनलाइजेशन हुए। दोनों की डेट, दोनों की तारीख, दोनों के महीने और दोनों की ईस्वी आपको याद रखनी है कि कितनी बार नेशनलाइजेशन हुए हैं, क्यों हुए हैं। दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर इंटरव्यू। तो यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हर एक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि सत्ता एक हाथ में है, वो जो चाहेगा उसी को लोन देगा, गरीब को लोन नहीं मिलता था, है ना। आपका कंसंट्रेशन फोकस जो था वो रिच पे ही था। होलसेल बैंकिंग में हम विश्वास करते थे, है ना। हम इंडस्ट्री लोन देने में विश्वास करते थे, ना कि आज जो 2 व्हीलर लोन दे रहे हैं उसमें विश्वास करते थे। दीज आर सेवरल रीजंस जिसको हटा के इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन शुरू कर दिया, और 2 बार नेशनलाइजेशन किए गए, 19th जुलाई 1969 एंड 15th अप्रैल 1980। बताऊंगा, लिखूंगा डेट, डोंट राइट। 19th जुलाई 1969 को वैसे बैंकों को अपने पास बुलाया गया जिनकी उस समय की कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा थी। तो ऐसे बैंक आ गए जिनके पास टोटल 50 करोड़ से ज्यादा कैपिटल थे, तो वो 6 बैंक थे। 15th अप्रैल 1980 को ऐसे वो बैंकों को बुलाया गया जिनकी कैपिटल 200 करोड़ से ज्यादा थी। तो ऐसे 14 बैंक आ गए जिसकी कैपिटल 200 करोड़ से ज्यादा थी। तो बाय द एंड ऑफ 1980 टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक वाज 20। तो 20 बैंक नेशनलाइज हो गए। कितने? 14 और 6 20 बैंक ना। तो 20 बैंक बिकम नेशनलाइज बाय द ईयर 1980। इसमें से एक बैंक था, उस बैंक का नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। फिर से बोल रहा हूं, द नेशनलाइज्ड बैंक was New Bank of India, merged into PNB in the year 1993, और टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक बच गए कितने? 19। बहुत दिनों तक 19 नेशनलाइज्ड बैंक बचे थे जिनको हाल ही के दिनों में मर्जर और एक्विजिशन करके हम 11 की कैटेगरी पे लाके खड़े कर दिए हैं। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे लेडी का नाम इंदिरा गांधी, जिन्होंने इस कड़ी में रजिया सुल्तान का नाम बताया था वो बता दूं। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी। जिस समय आपने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन का नाम सुना होगा, उस समय रजिया सुल्तान का भी नाम मैंने खुद आपको मध्यकालीन भारत पढ़ाया था, और उसमें ये बताया था कि रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट फीमेल
रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दिल्ली की वो फर्स्ट फीमेल रूलर थी, वो रजिया सुल्तान थी। बट यहाँ पे रजिया सुल्तान का नाम हम नहीं जान के इंदिरा गांधी का नाम हम जानेंगे कि इंदिरा गांधी ने ही आपके बैंकों को नेशनलाइज करने का काम 2 बार किया था। एक बार 19 जुलाई 1969, दूसरी बार 15 अप्रैल 1980। इस कड़ी में वैसे बैंक जिनकी एसेट 50 करोड़ से ज्यादा थी उनको बुलाया गया था, और इस कड़ी में वैसे बैंक जिनकी एसेट 200 करोड़ से ज्यादा थी उनको बुलाया गया था। तो टोटल बैंक यहाँ पे कितने आ गए थे? तो टोटल बैंक यहाँ पे 6 आ गए थे, और यहाँ पे टोटल बैंक हो गए थे 14। तो टोटल बैंक जो मर्ज होके खड़े हो गए वो थे 20 में से एक बैंक को हमने माइनस किया। उस न्यू माइनस बैंक का नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इस न्यू बैंक ऑफ इंडिया को हमने मर्ज कर दिया पंजाब नेशनल के बैंक के साथ, और ये काम हमने 1993 में किया है। सिंस देन हमारे पास जो नेशनलाइज बैंक बच गई वो बच गई 19, बट एट प्रेजेंट कितना 11। पर इतनी बात लिखें फिर आगे हम चलेंगे। इन चीजों को वर्डिंग में लिखना है, बट वर्डिंग में आपके नोट्स में मैंने ही आपके नोट्स को लिख के दिया है, तो एक बार नोट्स को आप देख लीजिएगा, वो एक्चुअल वर्डिंग में दिया है। यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट हम समझेंगे कि किसने नेशनलाइज किया, कितने रुपए चाहिए थे, कब हुआ, कितने बैंक थे, कौन सा बैंक माइनस हुआ, आज कितने बैंक बचे, ये सारी बैंक, ये सारा आंकड़ा आपके एक ही खाने में मैंने लिख दिया है। सर फर्स्ट में आपने 14 बताया था क्या, और सेकंड में 6? फिर से पूछो मैडम बजा। सर फर्स्ट में आपने फर्स्ट जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो है फर्स्ट 14 देन 6। 14 और 6 है सर वो। पहले जैसे मैंने लिखा है ना, 14 और 16 को प्लस किया तो 20 हो गया। माइनस -1 न्यू बॉम्बे, न्यू BOI, न्यू बैंक ऑफ इंडिया माइनस होगा, फिर प्लस PNB बैंक। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को किसके साथ मर्ज किया? PNB बैंक के। पहले ऊपर का लिखो ना, नेशनलाइज बैंक में लिखो इंदिरा गांधी, और 2 फेज लिखिए 19 जुलाई 1969, 15 अप्रैल 1980। Those banks whose net worth was more than 50 crore in first phase. In second phase, those banks whose assets were more than 200 crore. Total number of banks merged, total number of banks nationalized in first nationalization phase was 14. Total number of banks nationalized in second phase was 6. Total banks become nationalized by 1980 was 20. Then further, New Bank of India merged into PNB in 1993, and since then total number of nationalized banks was 19, but as on date total number of nationalized banks is 11. पूछते रहो, मेरा टाइम जा रहा है यार, पूछते रहो, क्या कर रहे हो, पूछो। सब लिखने में व्यस्त हैं, सोचता है कि छूट जाएगा तो क्या करूंगा। सर आपने जो चैनल बोला लर्न बियॉन्ड, उसमें डेली के करंट अफेयर मिलेंगे? नहीं मैडम, दिल्ली के नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी जो पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे बताना। वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने पढ़ाया है, तो वो आपको देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे, एक बार जाके देखो पता चलेगा। ओके सर। चलो हुआ क्या, ये सो गए सब? मुंबई में आंधी तूफान तो चल रहा है, बारिश चल रही है, हो गया। ट्रेन चल रहा है कि नहीं वेस्टर्न लाइन? सर पब्लिक के लिए चालू हो गया? नहीं यहाँ पे पूछिए, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो। सर प्रेजेंट में जो नेशनलाइज्ड बैंक है उसके नाम लिखाओगे क्या? आप बिल्कुल लिखाएंगे, अपने पास लेके कहाँ जाएंगे, घर में ही हूँ तो घर पे जाऊंगा ही नहीं, अभी लिखा रहा हूँ। हटाओ इसको।
यस सर। हाँ सर। यस सर अटल। सर प्रेजेंट तो 11 ही कहेंगे ना नेशनलाइज बैंक। Total number of nationalized bank as on date is 11. अंत में एक आंकड़ा लिखता हूं, इसको लिख लीजिए और बिल्कुल बिंदास आप भी चाय पिए। मेरी तो अभी इंटरव्यू क्लास है, तो मैं थोड़ा सा इंटरव्यू क्लास लूंगा। चले, पहला पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। दूसरा, ऐसा कोई हायरार्की नहीं है, ऐसा नहीं कि हायरार्की वाइज मैं लिख रहा हूं, ऐसा कुछ भी मत समझे, बस आपको 11 नाम याद रखने हैं। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इस सब के आगे बैंक लिख लीजिए आप। बैंक ऑफ बड़ौदा, 5 बैंक, बड़ी बैंक है ये पांचों, 1 2 3 4। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, आईओबी, पंजाब एंड सिंध, यूको बैंक, एक बैंक को छूट गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र छूट गया। सर आईओबी क्या कौन सी बैंक है? इंडियन ओवरसीज बैंक, सर सेकंड वाला क्या है? इंडियन इंडियन बैंक, नाम नहीं सुना है क्या? सर इंडियन ओवरसीज बैंक ना? वीसीओ क्या है सर? तो पता चलेगा, ये सब बैंक दिखेगा आपको। सर बीओबी फुल फॉर्म। बैंक ऑफ बड़ौदा, सर वीसीओ सर वीसीओ बताओ। सर वीसीओ विजय बैंक ना सर? विजय बैंक ना? वीसीओ कौन सा? वीसीओ। अरे वी नहीं है दादा, यूको है, यूको। अरे वी यूको नहीं सर है। मतलब? सर फुल फॉर्म यूको, बोलिए। इसका ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, नाम ही है इसका यूको। यूको बैंक। कॉर्पोरेशन। इंडियन बैंक में इलाहाबाद, पंजाब नेशनल बैंक में ओबीसी और यूनाइटेड बैंक मर्ज हुआ है। ओबीसी यूनाइटेड। कैनरा बैंक में कौन सा मर्ज हुआ? ओनली एंड ओनली सिर्फ एक ही हुआ था, सिंडिकेट बैंक। ठीक है, तो ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 देखिए आके मैच हो गया। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुने, सावधानी रखें, दुर्घटना वहीं हो जाएगी। ये याद करने की जरूरत नहीं है अगर क्लर्कियल एग्जाम में जा रहे हैं तो। लेकिन अगर प्रोफेशनल ऑफिस में एग्जाम जाते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक में कौन मिला है? तो ओबीसी एंड यूनाइटेड बैंक, ये याद करना पड़ेगा। इंडियन बैंक में कौन मिला है? इलाहाबाद बैंक। कैनरा बैंक में कौन मिला है? सिंडिकेट। आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक, विजया बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बाकी ये बाकी जो है सर स्टैंड अलोन बैंक है। सर आईओबी का फुल फॉर्म इंडियन ओवरसीज बैंक। आंध्रा बैंक और दूसरा कौन सा लिखा है सर? सर आईओबी। आंध्रा बैंक और दूसरा कौन सा लिखा है सर? यूनियन बैंक। आंध्रा बैंक और premier public sector bank was the tagline of Corporation Bank. Corporation Bank. तो कैनरा किससे मर्ज हुआ?
सिंडिकेट। कौन सा कैमरा किधर बंद हुआ है भाई? कैमरा तो चल रहा है मर्ज ना, मर्ज सिंडिकेट बिठा के मिल गया उसमें। 3 नंबर देखो, ये जो चल रहे हैं उसकी लिस्ट है, ये जो मर्ज हो गए हैं उसकी लिस्ट है। ओके ना, कोई दिक्कत समझने में तो ऐसे नहीं कि आ रही है। ये 11 जो आज के डेट में प्रेजेंट बैंक हैं, टोटल 19 थे, तो अभी 11 और इस 8 को आप काउंट कीजिएगा तो 19 होंगे। लेकिन ये जो 8 बैंक है ये इस 11 में कहीं ना कहीं जाकर विलय हो चुका है इनका। आपको सिर्फ ये याद करना है, ये तो कंसेप्ट के लिए मैं बता दिया या फिर ऑफिशियल लेवल एग्जामिनेशन के लिए मैंने बता दिया। कल के लिए मैं इतना भी याद कर लो, कोई दिक्कत? अरे क्या 11 को लिखने में 11 घंटे सर लगेंगे? यूनियन गया सर। यूनियन में आंध्रा और हो गया दूसरा सर, है हो गया सर। यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हुआ है, कॉर्पोरेशन। ओके, डन क्या? यस यस सर। सर। यस सर अगर इसका ईयर पूछेंगे तो सर ईयर मर्ज लिखने का की क्या ईयर जरूरत है मैडम? या पूछेंगे ही नहीं ना, अननेसेसरी क्यों फैक्ट को बढ़ाना है? 1/4/2020 को 1/4/2019 को हुए हैं, लेकिन ये सब पूछे नहीं जाएंगे, डोंट वरी। ओके थैंक यू। ठीक है, अदरवाइज 1/4/2019 को हुए हैं। चले मैं बता दूं आपको क्या बताया है, 2 मिनट में ध्यान से सुन लीजिए, पूरी क्लास में रिवाइज 2 मिनट में आपको कर देता हूं। मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक के बारे में, उसमें कमर्शियल बैंक पहला नाम बताया और ये बताया कमर्शियल बैंक हम उन बैंकों को बोलते हैं जिसमें रिटेल बैंकिंग बिजनेस होता है, करंट अकाउंट आप खोल सकते हैं। और दूसरी बात हमने ये बताया कमर्शियल बैंक 2 टाइप के होते हैं, वैसे बैंक जो आरबीआई के एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 को फॉलो करती है उसे हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहते हैं, और जो बैंक फॉलो नहीं करेगी वो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक होगी। दूसरी बात, कमर्शियल बैंकों के पास एक दायरा होता है, दैट इज 40% लेंडिंग इन प्रायोरिटी सेक्टर, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे अगर कम कुछ लेंडिंग हुआ है तो फंड हैज टू बी ट्रांसफर टू नाबार्ड, और नाबार्ड जिस फंड में उसे यूज करेगी उस फंड का नाम मैंने आज की क्लास में सबसे बड़ी बात के रूप में आपको बताया, दैट इज RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। उसके बाद मैंने आपको लाकर जिस बैंक में छोड़ दिया उस बैंक का नाम था पब्लिक सेक्टर बैंक। आपको ये बताया पब्लिक सेक्टर बैंक हम उन बैंकों को बोलते हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भागीदारी, हिस्सा, स्टेक, शेयर, भाग 51% या उससे ज्यादा लगा हुआ होगा। टोटल नंबर ऑफ PSB बैंक इन इंडिया एज ऑन डेट इज 12, उसमें से एक आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और 11 आपकी नेशनलाइज्ड बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूरी बात बताया मैंने कि 1806 कोलकाता, 1840 बॉम्बे, 1843 मद्रास, इन तीनों बैंकों का विलय हमने जिस बैंक में 1921 में किया उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हमने एक नया नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में 1 जुलाई 1955 के रूप में दिया है, जिसके प्रेजेंट चेयरमैन दिनेश कुमार खाड़ा है। जॉन मथाई आपके पहले चेयरमैन थे। इस बैंक में हमने अभी तक 8 बैंकों का विलय किया है रिस्पेक्टिव 3 फेज में, 2008, 2010 और 2017, 2017, 2008 सौराष्ट्र, 2010 इंदौर और 2017 में 1 अप्रैल को वो आपके BMB थे, हैदराबाद, पाटियाला, पंजाब, हैदराबाद, पाटियाला, बीकानेर एंड जयपुर, त्रावणकोर एंड मैसूर। SBI सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका मिशन कमिटेड टू प्रोवाइड सिंपल, रिस्पॉन्सिव एंड इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन है, वैल्यू टू बी द बैंक ऑफ चॉइस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, और आपकी जो वैल्यू है वो स्टेप्स है, स्टेप स्टैंड फॉर सर्विस, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, वाइटनेस एंड सस्टेनेबिलिटी है। उसके बाद हमने नेशनलाइज्ड बैंक की बात की, आपको ये बताया कि इंदिरा गांधी ने अभी तक 2 बार बैंकों के नेशनलाइज कैंसिल किए हैं, 19 जुलाई 1969, 15 अप्रैल 1980। 69 में हमने 50 करोड़ वाली बैंक 14 बैंकों को बुलाया, और 80 में हमने 6 बैंक जो 200 करोड़ से ऊपर वाली थी उनको बुलाया, टोटल बैंक होगा 20। एक बैंक को हमने निकाला, उस बैंक का नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। 1993 पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज किया, बच गए हमारे पास 19 नेशनलाइज्ड बैंक। और हाल ही के दिनों में क्योंकि 11 नेशनलाइज्ड बैंक बच गए, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक है, जिस पंजाब नेशनल बैंक में OBC और यूनाइटेड बैंक का मर्जर हुआ है, इंडियन बैंक है जिसमें इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ है, कैनरा बैंक है जिसमें सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ है, यूनियन बैंक है जिसमें आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का मर्जर हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसमें देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर हुआ, और स्टैंड अलोन जो 6 बैंक बच गई, उसमें यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, IOB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया है। इतनी बात मैंने आपको बताई है। संभवतः इतनी बात इस तरीके से तो नहीं याद होगा, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। ओके ओके सर। सर ओबीसी का फुल फॉर्म बता दो एक बार। हाँ, ओबीसी पंजाब नेशनल बैंक ओबीसी का में। फुल फॉर्म? यस। अरे क्या पूछा भाई? ओबीसी कास्ट है। ओरिएंटल ओबीसी का फुल फॉर्म पूछा तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। बट क्यों यार, मर गया ओबीसी, मर गया। और मरे हुए क्यों याद रखने का मिला? अदरवाइज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है आपके दिल के सांत्वना रखने के लिए। डोंट रिमेंबर बट इसके ओके। बारे में नहीं तो मैं आपको रखूंगा। नेक्स्ट क्लास हमारी मुलाकात होगी, एक नेक्स्ट इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट। बाय सर।